Hello students, hi and welcome back to Pristine Classes. Learn with purpose, learn with Pristine. आइए आज हम वापस से आपका स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक से। और ये जो नया आपका टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं बच्चों आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एनसीईटी 2025 के लिए जो हमारा बिजनेस स्टडीज का क्लास है, आज उसका हमारा फर्स्ट डेमो क्लास है। और इसमें मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा चैप्टर चालू करने जा रही हूँ विच इज वेरी इजी एंड वेरी इजी टू लर्न ऑल्सो। तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है, और आपको मैं एक एक चीज बताऊंगी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट्स जो है वो रिमेंबर करना बहुत जरूरी है, या फिर उसको कैसे लर्न किया जा सकता है। सारे इजी वेज आज मैं आपको सिखाऊंगी। और चलिए बच्चों चालू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। लेक्चर चालू करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप सभी लोग जानते हैं चैप्टर 1 है, और ये चैप्टर जो है ये सारे चैप्टर्स का बेस लाइन है। यानी जब तक इसको नहीं समझेंगे बाकी सारे चैप्टर्स हमें नहीं समझ में आएंगे। तो वो चालू करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज कि अभी हम लोग के बच्चों सारे कोर्सेज अभी लाइव चल रहे हैं ऐप पे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको जाके प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करना बच्चों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ऐप डाउनलोड नहीं करोगे आपको कोर्सेज के बारे में आइडिया नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ बच्चों की सारे कोर्सेज आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड और आईटीपी बीकॉम बीएड सारे कोर्सेज आपको ये प्राइस रेंज पे अवेलेबल है 3500। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बहुत बच्चों अच्छा ऑफर चल रहा है विच इज अबाउट 30% ऑफ मिलेगा पहले 50 स्टूडेंट्स को। तो जल्दी जाओ बच्चों और पहले 50 स्टूडेंट्स में से एक बनो, क्योंकि आपके लिए ये ऑफर है। अभी जाके प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। होता क्या है मैनेजमेंट? सबसे पहले हम जानते हैं मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि जैसे आप लोग सुनते होंगे पापा लोग जब फोन पे बात करते हैं तो कहते हैं अरे भैया ये मैनेज कर लीजिए। मैनेज करना होता क्या है? आप लोग समझते होंगे एडजस्ट करना उस चीज को। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, आप जैसे समझ रहे हो बहुत सही है। चीजों को एडजस्ट करना उस सिचुएशन में, उस माहौल में। बट एक्चुअली मैनेजमेंट जो है वो उससे थोड़ा सा और ज्यादा बियॉन्ड टर्म है, यानी थोड़ा बड़ा टर्म है। होता क्या है मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट? तो बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बच्चे एग्जाम में जहां पे एडजस्ट वर्ड आ जाए वहीं पे समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट है। एडजस्ट मतलब एक तरीके से थोड़ा होता है कि उस माहौल में ढल जाना, उस थोड़ी चीजें कॉम्प्रोमाइज करके वहां पे रह जाना। बट मैनेजमेंट थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा टर्म है। मैनेजमेंट यानी कि जो चीजें आपके पास अवेलेबल है या फिर जो नहीं भी है, या फिर कोई भी चीज है आपके पास, जैसा भी सिचुएशन है उसमें अपने आप अपनी चीजों को पूरा करना, अपने वो एक्टिविटी को पूरा करना, अपने गोल्स को अचीव करना। ये होता है मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट में फर्क। देखो मैनेजमेंट बच्चों 3 टर्म में डिवाइड किया जा सकता है कि क्या है मैनेजमेंट। तो इसको 3 टर्म से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअली मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है 3 टर्म्स में क्यों डिवाइडेड है। सबसे पहला आज हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट ये 3 टर्म्स में है क्यों। सबसे पहला बोला गया है प्रोसेस। प्रोसेस अब होता क्या है बच्चों? तो आप सभी लोग जानते हो प्रोसेस यानी किसी भी चीज को करने के जो स्टेप्स होते हैं हम उस चीज को फॉलो करते हैं। जैसे स्कूल जाने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? सुबह जल्दी उठो, नहाओ, नाश्ता करो, बैग पैक करो, कपड़े पहनो और फिर चले जाओ, यही होता है। तो वही मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसीलिए कहा गया है बच्चों की मैनेजमेंट जो होता है बहुत सारी चीजों से बनता है। 5 फंक्शंस आप जानते होंगे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो ये है क्या? ये सारे फंक्शंस अगर हम एक साथ निभाते हैं साइमल्टेनियसली, जिसको कहा जाता है, अगर सारे फंक्शंस हम एक साथ निभाते हैं तब जाके क्या होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस बनता है। और उसी प्रोसेस को मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, मैनेजमेंट को एक तरीके से ऐसे भी समझा जा सकता है। आते हैं अगले टर्म पे, इफेक्टिवनेस। अब ये क्या होता है इफेक्टिवनेस? बहुत बार आपने सुना होगा अरे यार ये मेथड तो बहुत इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? और एक उससे मिलता जुलता एक और एक टर्म है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपने सुना होगा कभी किसी मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट से कहते हुए अरे यार तुम्हारे में वो एफिशिएंसी नहीं है, या फिर तुम उतने एफिशिएंट नहीं हो। तो आपने ये दोनों टर्म्स हमेशा सुने होंगे, बट इन दोनों टर्म्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली ये होता क्या है, चलिए आइए अब जानते हैं। और ये मैनेजमेंट से कैसे रिलेटेड है वो भी जानते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक चार्ट मैंने आपको बताया है, इसमें आपको अच्छे से बताया गया है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का क्या फर्क है। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी। अब देखो बच्चों बहुत एक बार एग्जाम में क्या होता है ना, जो आपको क्वेश्चन इससे पूछता है तो आप क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। वहां पे आपको इतना माइंड में प्रेशर रहता है, बर्डन रहता है आंसर को राइट करने का, कि आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में भूल जाते हो कि कौन सी चीज क्या है और फटाक से टिक लगा देते हो।
इसको याद करने का मैं एक तरीका बताती हूँ। एफिशिएंसी में लास्ट में कैसा साउंड आ रहा है, सी वाला, ठीक है, एफिशिएंसी, तो लास्ट में एक सी नाम का साउंड आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि हमेशा कॉस्ट से रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड है। अगर आप लोग इस तरीके से याद कर लोगे तो एग्जाम में बिल्कुल भी आप लोग गलतियां नहीं करोगे। कभी कभी बच्चे हो जाता है कि ऐसी गलती कर देते हैं जहाँ पे कॉस्ट पूछ लिया जाए, वहां पे वो लोग इफेक्टिवनेस टिक कर देते हैं। तो अब जानते हैं कि एक्चुअली है क्या। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, डूइंग थिंग्स राइट, यानी चीजों को सही प्रकार से करना, ठीक है। एक जो होता है ना तरीका करने का, किसी किसी के तरीके खराब हो जाते हैं, फिर वो लोग रॉन्ग तरीके से चीजों को कर देते हैं, और कुछ लोग एकदम राइट वे में करते हैं जैसे होना चाहिए। तो चीजों को अगर आप राइट तरीके से करोगे तो वो चीज होती है एफिशिएंसी, ठीक है। अब और क्या बताया गया है, एफिशिएंसी मींस डूइंग राइट थिंग्स, ठीक है, ये वाली लाइन आप लोग काट दीजिए, ठीक। एफिशिएंसी मींस डूइंग राइट थिंग्स, सही कार्य करना, ठीक है। इट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। एफिशिएंसी का यही मतलब होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए बिस्किट बनाना है, तो उसमें एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि बिस्किट आज मतलब अगर हमें 1000 यूनिट बनाना है तो बनाना ही है, किसी भी हाल में हमें बनाना है, इसी चीज को कहा गया है एफिशिएंसी। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किस पे फोकस करता है कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट मिले कैसे, मिनिमम एनर्जी, मटेरियल्स, वेस्टेज के साथ और मिनिमम कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो देखिए आ गया इसमें ना कॉस्ट वर्ड, यानी पैसा कम लगे पर हमारा आउटपुट कैसा हो, ज्यादा हो। तो जहां पे हमारा पैसा कम लगे आउटपुट ज्यादा हो, वो चीज क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी होगा। यही तो होता है मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए कभी क्या हो जाता है, जैसे आप लोग के घर में आप लोग देख लीजिए, कभी क्या होता है, कभी मम्मी खाना बना रही है, कुछ सामान कम पड़ जाता है, तो मम्मी क्या करेंगी, अपनी नेबर के पास जाएंगी, वहां बोलेंगी भाभी आपके पास ये वाला सामान है, तो वो दे देंगी और मम्मी उससे एडजस्ट कर लेंगी। यही होता है मैनेजमेंट, यानी कम चीजों में भी अगर आप अपने गोल को अचीव कर लो, कम चीजों में भी अगर आप अपने आउटपुट को अचीव कर लो, वही होता है आपकी एफिशिएंसी और यही बनाता है आपका मैनेजमेंट। समझ में आया कि एफिशिएंसी क्या होता है और एफिशिएंसी हमारे मैनेजमेंट से कैसे रिलेटेड है। आते हैं हम इफेक्टिवनेस पे। अब इफेक्टिवनेस में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इसमें कॉस्ट की कोई परवाह नहीं करता है, भले ही कितना भी पैसा लग जाए, हमें चीजें अच्छी करनी है। तो ये क्या होता है, ये क्वालिटी ओरिएंटेड होता है, ठीक है। यानी क्वालिटी ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि भले ही पैसा कितना भी लगे, हमें क्वालिटी वाला कपड़ा पहनना है, हमें क्वालिटी वाले आउटपुट्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग राइट थिंग, सही कार्य करना, डूइंग थिंग्स राइटली होगा यहाँ पे, ठीक है, राइटली यानी अच्छे से करना, यानी जो भी आप काम कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, फिर भले इसमें कितना भी पैसा लग जाए, कितना भी टाइम लग जाए, कितनी भी एनर्जी लग जाए, कितने भी मटेरियल्स वेस्ट हो जाए, इसमें इन सब चीजों की परवाह कोई नहीं करता है। यहाँ पे आपने देखा एफिशिएंसी में इन सब चीजों की परवाह की जाती है, कम से कम चीजों में हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें बनानी है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इफेक्टिवनेस आपका कहता है कि हमें थिंग्स को राइटली परफॉर्म करना है, ठीक है, और ये क्वालिटी ओरिएंटेड होता है। ये जो होता है ये एंड रिजल्ट पे ध्यान देता है, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है ना वो अच्छा होना चाहिए, यानी एंड रिजल्ट पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ध्यान देते प्रोडक्शन पे, है ना, यहाँ पे अब हम लोग जब ध्यान देंगे तो हम लोग एंड रिजल्ट पे ध्यान देंगे कि हमारा जो भी सामान हम बना रहे हैं वो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये था डिफरेंस। नेक्स्ट हम आते हैं, इट इज डूइंग राइट थिंग एट अ राइट टाइम एंड राइट वे, नो मैटर ऑफ कॉस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाता है कि वो ये जो डेफिनेशन है ये कौन से टर्म से रिलेटेड है, और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, ठीक है। तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बोला क्या गया है कि हमें राइट जो भी चीज है वो हमें राइट वे में करना है, ठीक है, राइट टाइम पे करना है और सही तरीके से करना है। फिर भले ही हम लोग ये ध्यान नहीं देंगे कितना कॉस्ट लग रहा है, कितने रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, कितना वेस्टेज हो रहा है, ये सबका ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को समझ में आया, ये जो प्रोसेस है इसका जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो आपको इफेक्टिवनेस मिल जाएगा, यानी ये दोनों क्या है, एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अब आप लोग सोच रहे होगे बच्चों कि मैम मैनेजमेंट में फिर इन दोनों का क्या काम है, यानी मैनेजमेंट में हम इन दोनों में कौन सा चूज करें, यानी इन दोनों में से कौन सा जो एक टर्म है वो मैनेजमेंट में यूज होता है। तो बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं कि मैनेजमेंट में ये दोनों ही टर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि हर बार एक जो फर्म है वो वेस्टेज ना ही करे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हर फर्म जो हर इंडस्ट्री जो होती है वो हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ वो वेस्ट भी करती है, कुछ ना कुछ वो यूटिलाइज भी करती है। तो बच्चे दोनों ही पॉइंट जो है मैनेजमेंट जो है इन दोनों को ही लेकर चलता है, ऐसा नहीं है कि कभी वो एफिशिएंट होगा और कभी इफेक्टिव होगा, सिर्फ या तो फिर दोनों ही साथ में होना चाहिए, ठीक।
तो आप लोग को समझ में आया कि मैंने आप लोग क्या बताया, कैसे प्रोसेस से रिलेटेड है मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट इफेक्टिव है और कैसे मैनेजमेंट एफिशिएंट है। तो ये जो 3 टर्म्स मैंने आपको बताए, ये 3 टर्म्स मिल बांट के क्या बनाते हैं, एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाते हैं। समझ में आया सभी लोगों को? यही था हमारा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बच्चों, उसके गुण क्या क्या है, मैनेजमेंट है कैसा असलियत में। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हो कि जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ही लेते हैं कि जैसे पापा, हमारे पापा, आप सभी लोग जानते हो कि किसी के पापा होते हैं पूरा घर संभालने का काम करते हैं, या फिर मम्मी है, मम्मी पूरा घर संभालने का काम करती हैं। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल से हम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को समझेंगे, तो थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए समझने के लिए। या फिर जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम स्टूडेंट्स अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये भी चल के देखते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहला फीचर आपको दिया गया है परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव यानी हर जगह काम आना। एक तरीके से आप इसको कह सकते हो यूनिवर्सल, यानी हर जगह ये काम आता है। अब हर वो कौन कौन सी जगह होती है? आप लोग सोचते हो मैनेजमेंट, तो सबसे पहले दिमाग में आता है अरे कंपनी। ऐसा नहीं होता है, मैनेजमेंट जो है वो हर जगह काम आती है। फिर वो चाहे आपका स्कूल लाइफ हो, आपकी कॉलेज लाइफ हो, या फिर आपका आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, वो हर जगह कोई ना कोई, हर कोई मैनेजमेंट कर ही रहा होता है। अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ, आपके साथ मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। आप अभी जैसे पढ़ रहे होंगे, तो आप भी अपना टाइम मैनेज कर रहे होंगे, आप भी मैनेज कर रहे होंगे कि साथ साथ हम नोट्स बना लें। ठीक है, तो परवेसिव यानी वो यूनिवर्सल है, वो हर जगह इसकी एप्लीकेबिलिटी है। यानी ऐसा आपने सुना होगा ना कि अगर लॉयर है तो सिर्फ वही कानून के सामने लड़ सकता है, और जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल टीचर्स हैं, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कोर्ट में जज के सामने। तो ये सब क्या होता है, ये सब मैनेजमेंट में नहीं आता है। ऐसी चीज जो आप हर जगह कर सको, वो चीज में है मैनेजमेंट। ठीक है, यानी परवेसिव ये हर जगह एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आते हैं गोल ओरिएंटेड। अब मैनेजमेंट बच्चों कभी पॉसिबल नहीं है जहां पे गोल हो ही ना। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो लोग लाइफ में सोच के रखते हैं कि यार बड़े होके तो सीए ही बनना है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना पूरा लाइफ फिर उसी तरीके से बिताते हैं। वो लोग यही करते हैं, पूरे टाइम वो लोग क्या करेंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट करते रहेंगे, कॉलेज भी जाएंगे, साथ साथ क्लासेस भी अटेंड करेंगे, पेपर्स भी देंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया गोल ओरिएंटेड। कोई आपका लक्ष्य है तभी जाके आप वो कार्य को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यही होता है गोल ओरिएंटेड, की मैनेजमेंट भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जो गोल ओरिएंटेड है। विदाउट एनी गोल मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर जब तक गोल नहीं होगा तो आप मतलब क्या मैनेज कर रहे हो। ठीक है, एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए अगर आपका कोई भी गोल ही नहीं है तो आप मैनेज क्या कर रहे हो। तो वही यहाँ पे है कि मैनेजमेंट इज ओनली पॉसिबल जहां पे गोल्स हो, यानी मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसी एक ही व्यक्ति का काम नहीं है। जैसे आप सुनते होगे ना, पापा बोलते हैं अरे यार मेरे बॉस ने मुझे काम दिया है, मुझे करना है। या फिर आप जैसे आप सभी बच्चे हैं तो आप सब कहते हैं कि यार टीचर ने बोला है, प्रिंसिपल ने बोला है, या फिर सीनियर्स ने बोला है। तो ये क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है बिना ग्रुप एक्टिविटी के, या फिर बिना ग्रुप्स के पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा जरूर है कि हाँ कोई एक व्यक्ति अपने काम को मैनेज कर रहा है, उसके लिए किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है। बट जैसे यहाँ पे कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि विदाउट एनी ग्रुप एक्टिविटी हम गोल्स को अचीव करने में उतना कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ। अगला फीचर बोला है कि मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। अब आपने सुन रखा होगा अकाउंटेंसी में एक टर्म इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स का क्या मतलब होता है, ऐसे एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ वो एक तरीके से मेजर किए जा सकते हैं, फिर फील हो सकते हैं। तो वही चीज आता है, इनटैंजिबल का यही मतलब होता है, ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, यानी वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ फीलिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी वही है, मैनेजमेंट एक फीलिंग ही है। यानी आप वो चीज को मैनेज कर रहे हो तो आपके पास कोई ऐसे कोई कुछ है नहीं जिससे आपको पता चले कि अच्छा ये इतना मैनेज हुआ है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक फीलिंग है। आपको पता है, आपकी एक ऑब्लिगेशन है, आपको उसको पूरा करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फीचर है उसका। नेक्स्ट आते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब ऐसी चीज जो बदलती रहती है। डायनामिक का क्या मतलब है, ऐसी चीज जो बदलती रहती है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, बदलता रहता है, जैसा सिचुएशन वैसे टाइप का मैनेजमेंट। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपको पढ़ना है आपके सीए एग्जाम के लिए।
आपने सोच रखा है कि मैम हमें सीए क्लियर करना है, तो आप उसके लिए कैसे पढ़ोगे? सुबह जल्दी उठोगे और फिर जल्दी से पढ़ने बैठ जाओगे, पहले आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे अच्छे से, फिर उसको प्रैक्टिस करोगे। तो ये हो गया सीए के लिए मैनेजमेंट। अब अगर मैं बात कर दूं कि क्लास में आपको एक प्रोजेक्ट मिला है और आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपका मैनेजमेंट सिस्टम अलग होगा। आप सोचोगे यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे करें? चलो छोटे भाई को पकड़ा देते हैं। ये आपका मैनेजमेंट है, ठीक है? और फिर आप उसके बाद क्या कर रहे हो? आप ड्राइंग वाइंग बना दिए, छोटे भाई ने सारा लिखने का काम कर दिया। तो ये क्या है? ये आपका मैनेजमेंट है। तो यही होता है कि मैनेजमेंट हर सिचुएशन में डायनामिक होता है, बहुत अलग होता है। हर सिचुएशन में सेम टाइप ऑफ एप्लीकेशंस काम नहीं कर पाते। जैसे आपकी मम्मी भी अगर मान लीजिए आपने कोई गलती की है, तो उस टाइम वो कैसे मैनेज करती है पापा के सामने हर बात, या फिर आपने कोई अच्छा काम किया है, तो उस टाइम वो कैसे मैनेज करती है पापा से बात करने के लिए, ठीक है? तो ये क्या है? ये डायनामिक नेचर होता है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हम आते हैं कि मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट को कभी आप स्टॉप नहीं कर सकते। नहीं यार, यहाँ पे आज मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, छोड़ो, रहने दो, नहीं करना है। मैनेजमेंट एक्चुअली हर जगह काम आता है। जहां पे आप सोचे कि यार यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं मैनेजमेंट की, एक्चुअली वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मैनेजमेंट इतना बड़ा एक्टिविटी है कि इसके बिना कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, यानी कि हमेशा चलता रहता है। आप ये कह सकते हो कि ये हमेशा परफॉर्म होता रहता है, ठीक है? इसलिए इसको एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी कहा गया है। नेक्स्ट बोला गया है मल्टी डायमेंशनल। अब ये क्या होता है? मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। इसका मतलब कि मैनेजमेंट बहुत सारी चीजों में डिवाइडेड है, ठीक है? बट हमने इसमें के तीन चीज पढ़ रखा है। मैनेजमेंट वर्क के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट पीपल के लिए और मैनेजमेंट ऑपरेशंस के लिए। ये तीन चीज हमने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ रखी होगी ना, अगर आप सभी को याद है तो एक एक करके जानते हैं ये तीनों है क्या। यानी मैनेजमेंट जो है वो तीन कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। यानी मैनेजमेंट तीन अलग अलग हिस्सों में बंट सकता है अगर देखा जाए तो। वर्क, जो आप कार्य कर रहे हो उसके लिए मैनेजमेंट, जैसे मान लेते हैं कि आप एक बैंक में आप एक क्लर्क हो, ठीक है? तो वहां पे आपका क्या काम है? जो भी आपका काम है, जैसे मान लीजिए कि जो भी आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको बैठाना समझाना, जो भी वो काम दे रहे हैं वो काम करना, तो ये क्या हो गया? ये आपके वर्क से रिलेटेड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है? अब आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी कि जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा स्टाफिंग प्रोसेस में रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, प्लेसमेंट होती है। तो ये सब क्या है? ये सब मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, यानी कि लोग को आप कैसे मैनेज करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर लोग को आप कैसे उनके साथ व्यवहार कर रहे हो, ये सब आता है पीपल के मैनेजमेंट में। लास्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब है? कि आपका जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे आपके मान लीजिए आपको आज बिस्किट प्रोड्यूस करनी है और आपने सोच रखा है कि आज 1000 बिस्किट प्रोड्यूस करनी है। उसमें से जरूरी तो नहीं है कि 1000 में से 1000 सारे एकदम परफेक्ट बिस्किट आए। कुछ बिस्किट्स डिफॉल्ट भी हो सकते हैं, कुछ बिस्किट खराब भी निकल सकते हैं, अच्छे से शेप में ना आए हो, या फिर कुछ भी। तो यही होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे जो भी आप एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो क्या आप सभी लोगों को समझ में आया बच्चों कि यही था आपका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक था मैनेजमेंट का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बच्चों। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मैनेजमेंट जो है वो किया क्यों जाता है। ऑब्जेक्टिव आप सभी लोग समझते हैं ना, यानी उसका गोल क्या है, मैनेजमेंट का जो कह सकते हैं एक तरीके से एक लक्ष्य क्या है, मैनेजमेंट किया क्यों जा रहा है, ठीक है? तो एक्चुअली मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तीन कैटेगरी में हम लोग समझ सकते हैं, थ्री कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके। सबसे पहला आपको दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल। अब ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है? सभी लोगों ने सुन रखा होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है, ठीक है? यानी वो चाहते हैं कि सेल्स टारगेट इतना अचीव होना चाहिए, ठीक है? इस साल हमें इतना प्रॉफिट अचीव करना है, ठीक है? या फिर इस साल हमें इतना ज्यादा सेल करना है, तब जाके हम लोग अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाएंगे, ठीक है? तो ऐसे कुछ कुछ टर्म्स होते हैं कंपनी जो अपने स्टार्टिंग के ईयर में सेट करके रख लेती है कि इस बार तो इतना करना ही करना है। ये होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है बच्चों, हम इसको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो तीनों कैटेगरी जानते हैं एक्चुअली है क्या। सबसे पहला होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या है? सर्वाइवल यानी जिंदा रहना, सर्वाइवल जिंदा रहना। कोई भी बिजनेस का सबसे पहला गोल यही होता है, जब भी वो एस्टैब्लिश होता है सबसे पहला उसका ये गोल होता है कि भैया कैसे कैसे हम मार्केट में सर्वाइव कर जाए, यानी कैसे कैसे हम टिक जाए मार्केट में। आपने सुना होगा टर्म टिक जाना, तो यही होता है टिक जाना है सर्वाइवल, यानी हमें वहां पे अपना
एक हमें हमें यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाना है, एक तरीके से हमें सेटल हो जाना है, ठीक है। तो जो होता है सर्वाइवल, वो यही होता है सर्वाइवल, यानी पहले हमें अपने बिजनेस को सेट करना है। नेक्स्ट आते हैं सर्वाइवल के बाद क्या आता है हमारा, प्रॉफिट अर्निंग। एक बार जब हम सर्वाइव कर गए तो फिर हम सोचते हैं कि यार अब तो अच्छे से सेटल हो गए, अब क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चालू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉफिट अर्निंग क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। प्रॉफिट अर्न करेंगे किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न करना हमारा सेकंड ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है। तीसरा ग्रोथ सॉरी तीसरा हमारा गोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है हमारा ग्रोथ। अब ग्रोथ का क्या मतलब है, ग्रोथ यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेटल हो चुकी है, जो काफी प्रॉफिट कमा चुकी है, वो यही सोचती है कि अब हमारा थर्ड गोल क्या होगा कि हम अपने हमारा जो बिजनेस है उसको हम एक्सपैंड करें या फिर उसको हम और ज्यादा ग्रो करें, ठीक है। तो ये जो है बच्चों एक कंप्लीट सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले आपका सर्वाइवल गोल पूरा होता है, फिर आपका प्रॉफिट मेकिंग गोल पूरा होता है और लास्ट में आपका ग्रोथ वाला गोल पूरा होता है। तो ये जो है आपका, ये टोटल आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल है जो आपके मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड गोल पे आते हैं विच इज सोशल गोल। सोशल गोल क्या होता है, कुछ ऐसे गोल्स होते हैं बच्चों जो हमें सोसाइटी के लिए अचीव करने होते हैं। अब जैसे आपने सुन रखा होगा कि कितनी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती थी, या फिर आपने सुना होगा कि यार टाटा बहुत अच्छी कंपनी है क्योंकि हर साल वो इतने सारे पेड़ लगाती है इस जगह पर, ठीक है। या फिर ये बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है क्योंकि ये हर महीने पेड़ लगाती है, या फिर ये हर महीने क्या करती है, अपने कस्टमर्स के साथ उनको बोनसेस देती है, गिफ्ट्स देती है, या फिर जो भी हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है एक सोशल गोल, यानी अपनी सोसाइटी में अपने कस्टमर्स के साथ एक टाइप का रिश्ता ऐसे बिल्ड कर लेना कि कस्टमर्स जो है वो आप ही को पसंद करें, आप ही से अट्रैक्टेड रहें। ये होते हैं कुछ सोशल गोल्स। अब सोशल गोल्स हो क्या क्या सकता है, तो जैसे कि कस्टमर्स के साथ फेयर डील करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज है, अगर ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो आप उसको कम प्राइस में बेचो, या फिर अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट है तो प्राइस क्या रखो, फेयर रखो, यानी फेयर ट्रेडिंग करना, ठीक है। बात करते हैं और जैसे सोशल गोल, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, इकोनॉमी को हार्म ना करना, इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमें ध्यान देना। तो ये सारी चीजें जो होती है वो सोशल गोल्स में आती है। लास्ट हमारा गोल है पर्सनल गोल। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में एक चीज आती है पर्सनल गोल, यानी एक मैनेजमेंट जो है वो खुद के पर्सनल गोल को भी अचीव करने में काम आता है। अब अगर बात करें पर्सनल गोल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप लोग सोचते होंगे कि यार इस महीने जो है इतना ज्यादा टारगेट अचीव कर लूंगा तो इतने पैसा एक्स्ट्रा मिलेंगे, या फिर इस महीने ओवरनाइट ड्यूटी कर लूंगा तो और एक्स्ट्रा, या फिर आप लोग भी जैसे स्टूडेंट्स हैं वो लोग सोचते हैं ना यार कि आज अगर बिजनेस का ये वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ तो इसके 3-4 क्वेश्चंस तो सॉल्व करके ही सोएंगे। तो ये क्या है, ये आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके मैनेजमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लूं, जैसे कि टारगेट्स अचीव करना हो गया, ठीक है, बेनिफिट्स को क्लेम करना हो गया, या फिर अपने रिकॉग्निशन को और ज्यादा बढ़ावा देना है, फिर पार्टिसिपेट करना मोर एंड मोर चीजों में, ठीक है। ये सब चीजें हमारी आती है पर्सनल गोल्स में। तो क्या अभी आप सभी लोगों को समझ में आया बच्चों कि कितना ज्यादा इजी था हमारा सारा ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड था और तीनों ही काफी ज्यादा इजी था अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों को समझ में आया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यहां तक सभी को क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, जरूरत क्या है मैनेजमेंट की एक फर्म में, ठीक है। तो जब तक हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मैनेजमेंट की एक फर्म में जरूरत क्या है, तब तक हम लोग वो मैनेजमेंट के कार्य को परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हमें समझ में नहीं आते, ओ माय गॉड कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे मैनेज करना है वो चीजों को, ठीक है। ऐसा बहुत सिचुएशन आपकी भी लाइफ में आया होगा कि आपको समझ में नहीं आता होगा, अरे यार यहाँ पे कैसे चीजें मैनेज करूं, अब तो नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम में बैठे हैं आंसर भूल गए, कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, अरे यार अब मैं कैसे मैनेज करूं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में जो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं until and unless we understand the importance of management, कि मैनेजमेंट की यहाँ पे क्या ज्यादा जरूरत है। अगर हमने पढ़ लिया होता तो आज एग्जाम हॉल में वो आ रहा होता। तो ये क्या है, एक टाइप का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं आगे समझने की तरफ कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टर्म है और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, एक बार मैं आपको वो बता दूं इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो अगर देखा जाए बच्चों तो आपसे साफ साफ आपको एक सिचुएशन दे देगा
और उसके बाद बोलेगा कि कौन सा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। तो इससे जो है सबसे ज्यादा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए हमें चारों पांचों जितने पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों की जितने भी आपके इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिए गए हैं ना, सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो इनको लर्न करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है जब हमें पता चलता है कि आपस में जो है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है, अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट की कहाँ सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब हमें ग्रुप गोल्स को अचीव करना होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपके स्कूल में हर महीने आपके टीचर जो होते हैं, हाउस के टीचर, जैसे 4 हाउस होते हैं ना, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन, तो आपके टीचर्स बोलते होंगे चलो चलो बोर्ड डेकोरेट करने का टाइम आ गया, दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली के थीम पे हमें बोर्ड डेकोरेट करना है। तो क्या होता है, सारे क्लास से एक एक बच्चा उठकर आता है और फिर वो सभी लोग आपस में कुछ क्रिएटिविटी ऐसा करते हैं कि जिससे बोर्ड अच्छे से डेकोरेट हो जाए, और फिर लास्ट में क्या होता है, हमें उस बात पे इनाम मिलता है, फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये क्या है, ये होता है एक तरीका ग्रुप गोल्स को अचीव करने का। यानी मैनेजमेंट वहां पे काफी ज्यादा जरूरी है। जिस, और बच्चों ये बात बहुत ज्यादा ट्रू है, जिस भी ग्रुप का मैनेजमेंट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होता है, वो ग्रुप का जो मैनेजमेंट होता है वो एकदम टॉप नॉच लेवल का होता है, यानी बहुत अच्छा होता है वहां का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट काफी ज्यादा जरूरी है जब हम कोई भी ग्रुप एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब। जैसे कि आप लोग बोलते तो हो कि जा रहे हैं मम्मी ग्रुप स्टडी करने, पर क्या करते हैं, बातें करेंगे, रील स्क्रॉल करेंगे, तो वहां का मैनेजमेंट कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बट बल्कि अगर आप लोग क्या करो, पढ़ो, आपस में डिस्कस करो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका मैनेजमेंट और ज्यादा इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट काफी ज्यादा जरूरी होता है जब हम किसी भी ग्रुप गोल पे ध्यान देते हैं तब। नेक्स्ट हमारा होता है इंपॉर्टेंस इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब ये क्या होता है और ये इससे रिलेटेड कैसे है, जब भी आप किसी ग्रुप गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ोगे ना, तो आप देखोगे ये चीज कि वो चीजें काफी ज्यादा सॉर्टेड होती जा रही है, सेटल होती जा रही है, एंड इवन और बेटर होती जा रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम एफिशिएंसी को अचीव करते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, एफिशिएंसी लास्ट में सी आ रहा है, यानी कि हम लोग कॉस्ट की परवाह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है, आप लोग जब कोई भी ग्रुप एक्टिविटी करते हो तो आप लोग सोचते हो कि यार मिनिमम चीजों में हमारा सारा काम हो जाए। ठीक है, जैसे जो भी मिनिमम मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उससे ही हमारा सारा काम हो जाए। तो वही चीज आता है कि जैसे जैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, हम उसके साथ साथ हम एफिशिएंसी भी सीख जाते हैं। यानी एफिशिएंसी सीखना यानी कि हम चीजों में एडजस्ट करना, चीजों को अडेप्ट करना भी हम सीख जाते हैं। यही होता है आपका इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब होता है बदलता हुआ। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो हर माहौल में ढल जाए। ठीक है, आपने सुना होगा, एक बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे जैसे फोन की टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, आपने देखा होगा पहले सभी लोग नोकिया का छोटा वाला फोन यूज करते थे, सैमसंग का फोन आता था। धीरे धीरे आपने देखा कि फोन की टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई, यानी फोन क्या होने लगे, टच स्क्रीन होने लगे, और ज्यादा अच्छे होने लगी उसकी टेक्नोलॉजी। तो आपने देखा नोकिया जो पहले मार्केट का लीडर था कीपैड फोन्स के टाइम में, अब वो कहाँ है, अब वो एकदम वैनिश हो चुका है। क्योंकि उसने क्या किया, उसने एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन वो क्रिएट नहीं कर पाया, यानी वो एक ऐसे माहौल में नहीं ढल पाया जहां पे क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा इवॉल्व होती चली गई। तो ये क्या हो गया, इसकी वजह से उसका मैनेजमेंट फेल हो गया वहां पे, और उसका मार्केट शेयर जो है वो भी बहुत कम हो गया था। तो इसी की अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा ना करो तो आपका जो भी मैनेजमेंट है वो फॉल होने लगता है, और कंपनी की पोजीशन भी लूज होने लग जाती है। तो इसी तरीके से हम डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अचीविंग पर्सनल गोल्स। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पर्सनल गोल्स के लिए भी मैनेजमेंट करते हैं किसी कंपनी के लिए। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ इसका, जैसे कि मान लीजिए आपके फर्म में बोला गया है कि इतना सेल्स टारगेट अचीव कर लोगे तो आपको दिवाली पे इतना बोनस मिलेगा। ऐसा आपने सुना होगा, बहुत सारे फर्म्स में ऐसा होता है। या फिर इतना टारगेट अचीव कर लोगे तो आपको अगले इतने दिनों के लिए फ्री छुट्टियां मिल सकती हैं, या फिर ऐसा कुछ आपने स्कीम सुना होगा। तो ये क्या है, ये एक पर्सनल गोल को अचीव करना है। यानी आपका गोल क्या है, आपको एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करो, अपने टीम के लिए या फिर अपने ग्रुप के लिए या फिर अपने फर्म के लिए आप वो गोल को अचीव करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। तो ये क्या हो गया, ये आपका अचीविंग पर्सनल गोल्स में आता है। या फिर आप सोचते हो कि यार इतना टारगेट अचीव कर लूंगा तो वो वाली पोजीशन मिल जाएगी, है ना। या फिर आप सोचते हो कि इतना टारगेट अचीव कर लूंगा तो एक रिकॉग्निशन मिलेगा मेरे कंपनी के अंदर। तो ये सब आता है आपके अचीविंग पर्सनल गोल्स में। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जरूरी होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भी।
ठीक है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनका आपने नाम सुना होगा कि यार ये सोसाइटी के लिए बहुत करती है। तो अगर इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो टाटा कंपनी, वो सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा करती है। जो भी उसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सोसाइटल ओरिएंटेड ही होते हैं, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी जो है उसी के बेस पे हम प्रोडक्ट्स वो बनाती है। तो यानी कि उसका मैनेजमेंट इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। तो यही आपका ऑल टुगेदर जो है ये मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस होते हैं। मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये सारे जो हैं आपस में कैसे लिंक्ड हैं। एक चीज को पूरा करने के लिए सारे लोग एक साइकिल में आ जाते हैं, इसीलिए आपको मैंने यहाँ पे एरोस के तरीके से समझाया है कि कैसे आपस में ये एक के बाद एक ही परफॉर्म होते चले जाते हैं। मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं एक बार वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो इसमें बच्चों सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सिचुएशनल बेस्ड क्या होता है कि आपको एक दो लाइन में आपको एक अच्छा खासा सिचुएशन दे दिया जाएगा कि ये चीज ऐसे परफॉर्म हो रही है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मिस्टर हैरी नाम के एक मैनेजर हैं, उन्होंने अपने ग्रुप को बोला कि आपको ये टास्क करना है। अब उसमें से एक ग्रुप मेंबर क्या हो गया, लीव पे चला गया, एक ग्रुप मेंबर कहीं और चला गया, एक ग्रुप मेंबर को बीमार हो गया। तो ऐसे करके उनका टारगेट अचीव नहीं हो पाया और जो हो पाया वो काफी ज्यादा लो था। अब ये कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की कमी है यहाँ पे, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ देगा और आपको इसमें से 3 या 4 ऑप्शन दे देगा। अब ये कौन सी कमी है, तो अगर बताया जाए तो बच्चों अचीविंग ग्रुप गोल्स, यानी यहाँ पे आप ग्रुप गोल्स को ही नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वहां पे वो लैक कर रहा था। यानी यहाँ पे इस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये सारे के सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये था आपका पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। 5 इजी पॉइंट्स था एंड ये सारे सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आ गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है कि इससे एग्जाम में पक्का होता है कि एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक, तो अभी ये डिस्कस करते हैं कि होता क्या है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक ही चीज होती है। तो हाँ बिल्कुल एक ही चीज होती है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो नेचर है मैनेजमेंट का, वो दोनों यहाँ पे एकदम आपको अलग अलग करके दिया गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोग को पहले ही समझा दिया। अब आइए और हम लोग समझते हैं नेचर के बारे में। तो नेचर मैनेजमेंट का 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। सबसे पहला आर्ट। आर्ट आप सभी लोग जानते हो कला, मैनेजमेंट को एक कला कहा गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, तो पहले जानते हैं कि आर्ट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, और आर्ट से हम लोग फिर रिलेट करेंगे मैनेजमेंट को। सबसे पहला हम लोग आते हैं आर्ट क्या होता है। आर्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, किसी भी चीज की एक थ्योरेटिकल नॉलेज को अगर हम जाने तो वो आर्ट होता है। जैसे आप लोग को पता होता है कि जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई भी असाइनमेंट दिया गया है तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट करके लाते हो, उसका फ्रंट पेज बहुत अच्छा रहता है, उसका जो कंटेंट आप लोग लिखते हो उसमें डायग्राम्स जो बनाते हो, यानी आप सभी लोगों को एक एक अच्छे से स्टेप पता है कि हमें वो प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है। यानी वहां पे आपका आर्टिस्टिक माइंड जो है, आपकी आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी जो है वहां पे स्विच ऑन हो जाती है। तो यही बात होता है, आर्ट कैसा होता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट होता है। अब अगर बात करें कि मैनेजमेंट से कैसे रिलेटेड है, यानी मैनेजमेंट कैसे थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो जैसे अभी आप पढ़ रहे हो मैनेजमेंट के बारे में, ये क्या है बच्चों, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। जब तक आप मैनेजमेंट को थियोरी में नहीं जान सकते तब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे कि आर्ट भी है, आर्ट को जब तक हम थियोरेटिकली ना समझे तब तक हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यही बात आता है कि आर्ट और मैनेजमेंट दोनों को आपस में कैसे रिलेट किया गया है, थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे। सेकंड पॉइंट समझते हैं कि मैनेजमेंट को एज एन आर्ट क्यों कहा गया है। तो आर्ट का सेकंड यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिया है कि पर्सनल एप्लीकेशन। अब आप लोग देखते होंगे कि क्लास में जब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो हर बच्चे का अलग अलग प्रोजेक्ट रहता है। यानी कोई आपने देखा होगा, कोई लिखता है बहुत अच्छे से फ्रंट पेज डेकोरेट करता है, कोई एकदम सिंपल सा देता है। तो होता क्या है कि सबके अलग अलग पर्सनल एप्लीकेशन होती है चीजों को लेकर अलग अलग एप्लीकेशन। जैसे कि मान लीजिए मैंने वो चीज किसी और तरीके से किया और आपने वो चीज किसी और तरीके से अचीव किया, तो हर किसी का अचीव करने का पॉइंट तो एक ही होता है, यानी सबका गोल तो एक ही होता है, पर अचीव करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो यही आता है पर्सनल एप्लीकेशन में, यानी आपके हर किसी के अलग अलग तरीके होते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट भी एग्जैक्टली वैसा ही होता है। तो मैनेजमेंट एक्चुअली हर किसी का अलग अलग होता है, कोई इसको अलग तरीके से अचीव करना चाहता है, कोई इसको शॉर्टकट से अचीव करना चाहता है, कोई लॉन्ग कट लेता है उसको अचीव करने के लिए। यही होता है आपका मैनेजमेंट का पर्सनल एप्लीकेशन। बात करें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी।
जब तक आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप उस चीज में प्रोफिशिएंट नहीं होते, यानी आप उस चीज में ज्यादा बेहतर नहीं हो पाते हो। तो वही होता है, आर्ट भी ऐसा ही होता है, जितना आप उस चीज को प्रैक्टिस करते हो आप उस चीज में, से मान लीजिए ड्राइंग, ड्राइंग बनाना किसी को बहुत पसंद है या फिर किसी को नहीं भी पसंद है। तो अगर मान लीजिए नहीं पसंद है और आपको मिला है ड्राइंग का प्रोजेक्ट, तो आप क्या करोगे, पहले एक दो बार उसको बनाने की प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते फिर आपकी वो चीज एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो वही बात आती है कि इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। मैनेजमेंट भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। पहले दिन आप जब मैनेज करने बैठो तो वो चीज आपसे हो या ना हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चीज आपकी और ज्यादा बेहतर हो जाती है। यही होता है आपका कि मैनेजमेंट कैसे आर्ट से रिलेटेड है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट कैसे आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें इजी था लर्न करना। सबसे पहला थियोरेटिकल नॉलेज था, नेक्स्ट था पर्सनल एप्लीकेशन और लास्ट में था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं तो ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एज एन आर्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा कि बच्चों, वो आप लोग को साफ साफ पूछ देगा एक सिचुएशन देके, इसमें सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, एज वेल एज आपको पूछ भी सकता है कि इसमें से कौन से दिए गए पॉइंट्स एज एन आर्ट से रिलेटेड है या फिर मैनेजमेंट एज एन आर्ट से रिलेटेड है। तो ऐसे डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दोनों को ही याद करना काफी ज्यादा ईजी है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, यानी मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर किया गया है, बोला गया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। तो ऐसा क्यों? आपने सुना होगा कि साइंस क्या है, एक पूरा अच्छा खासा एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको थियोरीज और प्रिंसिपल्स और काफी ज्यादा लॉज दिए गए हैं। आपने सुना होगा लॉ ऑफ मोशन होगा, ठीक है, और जो भी होता है, जितने भी लॉज होते हैं। तो यानी मैनेजमेंट क्या है, एक परफेक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी साइंस क्या आपको बताया गया है कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो सिस्टमैटिक, यानी हर चीज का एक क्लियर डेफिनेशन है, एक क्लियर आपको बताया गया कि ये चीज को अचीव करने के लिए आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप लोग समझते होंगे कि ये चीज को मेजर करना है, मान लीजिए जैसे हीट को मेजर करना है, जो भी हो, तो उसके लिए आपको परफेक्ट एक फॉर्मूला दिया गया है, आपको पता है कि ये चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मैनेजमेंट को वही कहा गया है कि मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो कि मैनेजमेंट क्या है, फिर मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में कितने फंक्शंस आते हैं। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी साइंस क्या है, हर जगह एप्लीकेबल है। आप यहाँ पे रहो तो भी आपका जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, और अगर आप कहीं और चले जाओ तो भी आपका, अमेरिका भी चले जाओ तो भी आपका जो स्पीड या फिर मोशन जिसका भी आपका फॉर्मूला है वो वैसे का वैसा ही रहता है। यानी जो चीज आपको साइंस में दी गई है वो हर जगह एक समान, यानी एक तरीके की होती है, जनरल होती है एक तरीके से। वही बात मैनेजमेंट में भी बताया गया है कि मैनेजमेंट भी जो होता है वो हर जगह एक ही तरह होता है बच्चों, यानी मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने मिलेगा। जैसे आपने जाना था परवेसिव में कि परवेसिव यानी यूनिवर्सल, ठीक है, तो यानी यूनिवर्सल उसकी वैलिडिटी होती है, वो हर जगह काम आता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, यानी साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आपने बहुत एक अच्छा सुना होगा या फिर बहुत बच्चे बोलते भी हैं, काश न्यूटन के सर पे एप्पल ना गिरकर पत्थर गिर गया होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे मजाक करने के कहते हैं तो ये नहीं पढ़ना पड़ता यार, फिजिक्स में इतने लॉज नहीं निकलते, ठीक है। तो ये होता क्या है बच्चों कि आपने देखा कि जब तक न्यूटन जी के सर पे वो एप्पल नहीं गिरा, उन्होंने ग्रेविटी के बारे में फाउंड आउट ही नहीं किया था, या फिर किसी ने भी ग्रेविटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहा, ठीक है। तो यानी कि जो मैंने ये जो है साइंस है वो एक किसी एक्सपेरिमेंट या फिर किसी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, यानी जब तक आप वो चीज को ऑब्जर्व ना करो तब तक वो चीज क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा आर्किमिड्स प्रिंसिपल, आप सभी लोग जानते हैं आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या है, कि कैसे एक शिप जो है, एक भारी सी शिप जो है वो कैसे वाटर पे फ्लोट करती है या फिर वाटर में सिंक नहीं होती है इतनी भारी शिप। तो यही होता है आपका आर्किमिड्स प्रिंसिपल। इसके पीछे भी लॉजिक है, किसी ने पहले इसको ऑब्जर्व किया होगा, सोचा होगा, तब जाके इस प्रिंसिपल को अच्छे से डिफाइन किया होगा। तो वही बात आती है यहाँ पे कि साइंस एक्चुअली क्या होता है, साइंस एक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि मैनेजमेंट इससे कैसे रिलेटेड है। तो प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स जो बताया गया है कि एक ऐसे टाइप के प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सपेरिमेंट में बेस्ड है। तो मैनेजमेंट भी बच्चों, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का आपने जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोग जानोगे कि मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन एज वेल एज एक्सपेरिमेंट्स में पूरा बेस्ड होता है, ठीक है। मैम क्या कह रही थी आप?